हेलो प्यारे साथियों, आपका फिर से अभिनंदन है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग कार्बन तथा इसके यौगिक नाम के अध्याय को पढ़ रहे थे, जिसमें 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने समावयवता और कार्बनिक यौगिक के बनाने की विधि और उसके जो गुण हैं उसको देखा था। आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट उसके आगे का जो टॉपिक है उसको देखेंगे। तो आज का जो मोटिवेशन है वो क्या है, जब आप देखते हैं कि बारिश शुरू होती है तो बारिश के शुरू होते ही जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो अपने घोंसलों में जाना शुरू कर देते हैं, एकदम तेज़ गति के साथ अपने अपने घोंसलों में भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी पक्षी में से एक पक्षी है बाज, जो कि बादलों को चीर करके क्या करता है, बाहर निकल जाता है और क्या करता है, बारिश को परास्त कर देता है। तो मोटिवेशनल लाइन क्या है कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं समावयवता से। समावयवता में हमने आपको क्या बताया था, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान हो, जिसके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, किंतु रासायनिक गुण और कौन सा गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और भौतिक गुण असमान हो या भिन्न हो, असमान या भिन्न हो, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। और इस तरह की घटना क्या कहलाती है, इस तरह की घटना को हम लोग समावयवता कहते हैं। अब समावयवता हम लोग देखे थे कि 2 तरह के थे, एक थे संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, और एक थे त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता 3 तरह के थे, एक थे श्रृंखला समावयवता, उसके बाद स्थान समावयवता और तीसरा क्रियाशील समावयवता, एंड थर्ड क्या था हमारा, क्रियाशील समावयवता, अगेन इसको अगर हम लोग देखते हैं त्रिविम समावयवता को, तो ये भी 2 तरह का था, ज्यामितिक समावयवता और दूसरा था प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितिक समावयवता के 2 रूप थे, सिस और ट्रांस। तो एक बार अब हम इस सब को एक बार देख लेते हैं। तो श्रृंखला समावयवता का मतलब क्या होता है, मान लीजिए क्या है, 2 कार्बन का चेन है, एक कार्बन का चेन ये है, एंड सेकेंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें भी कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 2 9 3 9 3 12। और यहाँ भी देखिए कार्बन 1 2 3 4 5, यहाँ भी कार्बन 1 2 3 4 5, तो कार्बन 5 और हाइड्रोजन देखिए 3 1 4 3 7 7 1 8 3 10। तो ये भी कितना, 3 3 6 1 7 7 1 8 8 3 11 हो गया, यहाँ 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो इस दोनों का जो सामान्य सूत्र निकल के आएगा वो क्या होगा, C5H12 यानी C5H12। तो इसका अणुसूत्र तो क्या है, एक समान है। लेकिन इसमें देखिए हम आपको मुख्य श्रृंखला का चयन करना सिखाए थे, तो इसमें 1 2 3 4 5, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या 5 है, इसमें 1 2 3 4, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या 4 है। तो जब ऐसा यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिसमें मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या अलग अलग हो, तो उसको श्रृंखला समावयवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावयवता। अब स्थान इसके उदाहरण ये हो जाएंगे, है ना। अब जैसे स्थान समावयवता की बात करें तो 2 यौगिक ले लेते हैं, CH3OH, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। तो इस दोनों यौगिक में क्या है, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है जो पहले कार्बन पर,
पर है और यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पर है। तो जब फंक्शनल ग्रुप का स्थान अलग अलग हो किसी कार्बनिक यौगिक में तो उसको स्थान समावयवता बोलते हैं। या फंक्शनल ग्रुप न रह के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ही अलग है, जैसे इसको देखिए, इस दोनों यौगिक को देखिए तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड क्या है, पहले कार्बन पर है और यहाँ पर दूसरे कार्बन पर। तो क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जो स्थान है वो अगर कार्बनिक यौगिक में अलग अलग है और अणुसूत्र दोनों का एक समान है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, स्थान समावयवता होते हैं। और क्रियाशील समावयवता का मतलब अणुसूत्र एक रहेगा किंतु अलग अलग उसमें क्या होंगे, क्रियात्मक समूह होंगे। जैसे इस दोनों की बात कीजिए, देखिए 1 2 कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 3 3 6, हाइड्रोजन क्या होगा 6 गो और ऑक्सीजन 1 गो। यहाँ 1 2 कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 और ऑक्सीजन 1। तो इस दोनों का क्या है, अणुसूत्र एक समान है किंतु इसमें ईथर है और इसमें अल्कोहल है, यानी क्रियात्मक समूह अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रियाशील समावयवता। नेक्स्ट हम लोग अब त्रिविम समावयवता की बात करें, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो त्रिविम समावयवता की बात करें तो इसमें पहला है ज्यामितिक समावयवता। जब क्या होगा, 2 कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे और एक कार्बन और प्रत्येक कार्बन से अलग अलग समूह जुड़ा होगा। देखिए एक कार्बन से यहाँ Cl है तो यहाँ Cl नहीं हो सकता है, या यहाँ पर H नहीं हो सकता है, दोनों क्या है, अलग अलग है। इसके भी दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो जब क्या होंगे, 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे और प्रत्येक कार्बन से अलग अलग समूह जुड़ा होगा तो उस तरह के यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यामितिक समावयवता बोलते हैं। अब ज्यामितिक समावयवता जो है इसमें देखिए, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाएंगे तो इस तरह की आकृति बनेगी, या क्लोरीन को क्लोरीन से मिलाएंगे तो इस तरह की बनेगी। एक्चुअली ये बनता नहीं है, बस हम आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को मजबूरी से सही कर लें। नहीं तो ये क्या, इस तरह से मिलाएंगे तो सी के टाइप का बनेगा, तो ये सिस रूप कहलाता है। तो ये भी ज्यामितिक समावयवता, ये भी ज्यामितिक समावयवता शो करेगा, पर ये कौन सा रूप है, त्रिविम का सिस रूप है। और इसमें देखिए सी को सी से मिलाएंगे और एच को एच से मिलाएंगे तो ऐसा बनता है। ये कैसा, टी के तरह है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांस रूप। तो ये दोनों क्या है, ज्यामितिक समावयवता को शो कर रहा है, जिसमें ये क्या है, सिस रूप है और ये क्या है, ट्रांस रूप है। क्लास 10th में ज़्यादा नहीं है। अब प्रकाशिक समावयवता की बात करें तो एक कार्बन जब अलग अलग समूह से जुड़ा होगा, चारों अलग होगा। एक कार्बन कोई ले लिए और इसमें क्या होगा, इसकी संयोजकता 4 है तो ये 4 से जुड़ेगा और चारों क्या है, अलग है, H है, Br है, Cl है, I है। तो चारों अगर अलग अलग है और इसको हम लोग क्या करते हैं, दर्पण के सामने लाते हैं। तो दर्पण यानी आईना, आईना में ले जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, H इधर बन जाएगा, Br इधर बन जाएगा और I यहाँ और Cl यहाँ। तो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। क्या है, दर्पण प्रतिबिंब हैं और यही एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवता भी शो करते हैं। तो समावयवता में हमने इतना देखा था। अब हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिकों के क्या बनाने की विधि और उसके गुण। तो अब हम लोग देखते हैं कार्बनिक यौगिकों को बनाने की विधि और गुण। चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो पहला कोयला और दूसरा पेट्रोलियम, इसको थोड़ा समझिए आप लोग। देखो, जब भूकंप, बाढ़ इत्यादि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके कारण पेड़ पौधे भूमि के नीचे दब जाते हैं। कौन सी, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे जब भूमि के नीचे दब जाएंगे, तो लाखों करोड़ों वर्षों बाद इस पर मिट्टी की परत दर परत चढ़ते जाती है और पेड़ पौधे लाखों करोड़ों वर्षों बाद किस में बदल जाते हैं, कोयले में बदल जाते हैं।
ठीक वैसे ही अगर कोई प्राकृतिक आपदा हुआ और जीव जंतु अगर मिट्टी के नीचे दब गया तो जीव जंतु कौन, जीव जंतु लाखों करोड़ों वर्षों बाद क्या करेगा, लाखों करोड़ों वर्षों बाद जैसे पेड़ पौधा कोयला में बदल गया तो जीव जंतु पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, पेट्रोलियम में। तो ये दोनों ही क्या हैं, सजीव के अंश हैं, इसलिए इस दोनों को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ओके, अब ये जीवाश्म ईंधन जो है इसी को हम लोग जब वायु की वायु यानी क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो कोयला को जब हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करने को हम लोग छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं, इसको डेल्टा भी बोला जाता है, इसका मतलब होता है गर्म करना। तो कोयला को जब हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कोल तार बनता है। और कोल तार लगभग 200 कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है ना। कोल तार जो है इसको अलकतरा भी बोलते हैं हम लोग, यानी अलकतरा, इसको क्या बोला जाता है, अलकतरा भी बोला जाता है। तो और देखिए, और कोयला को जब हम लोग वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो कोल तार बनेगा, जो कि 200 कार्बनिक यौगिकों का क्या है, मिश्रण है। कोल तार को अलकतरा भी बोलते हैं, यानी अलकतरा का स्रोत क्या है, तो कोल तार है। नेक्स्ट, जो अवशेष बच जाता है गर्म करने के बाद, कोयला का जो अवशेष बच जाता है, अवशेष, उसको हम लोग कोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोक। तो पहला बात ये ध्यान में रखना है। अब पेट्रोलियम जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं या गर्म करते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने आपको बताया क्या क्या हो सकता है, एल्केन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हो सकता है। अब एल्कीन और एल्काइन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंतृप्त। और एल्केन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको क्या ध्यान में रखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में यानी एल्केन ग्रुप में कार्बन की संख्या 1 से लेकर 4 तक जो है वो गैस की अवस्था में होती है, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन क्या होगा, गैस होगा। और कार्बन की संख्या 5 से 17 तक जो है वो द्रव अवस्था में होता है। और कार्बन की संख्या 17 के बाद क्या, 18 से जितना भी अधिक हो सकता है वो अगर होगा तो वो ठोस रूप में रहता है। तो एक एल्केन का उदाहरण हम देते हैं, C कितना 25 और H 52। देखो ये एल्केन है, 25 दूनी 50 2 52। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। तो n ये 2n से 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो n अगर 25 है तो 2n क्या हो जाएगा 50 और 2 जोड़ेंगे 52। तो ये क्या है, एल्केन है। बोलिए ये ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा। तो कार्बन की संख्या 25, 18 से अधिक है, यानी ये किस रूप में होगा, ठोस रूप में होगा। किस रूप में होगा, ठोस रूप में। और ये जो ठोस है इसी का नाम मोम होता है, आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और कार्बनिक यौगिक के निर्माण में एक और आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। जैसे एल्युमिनियम और कार्बन की बात करें, एल्युमिनियम और कार्बन से कौन सा यौगिक बनेगा, एल्युमिनियम कार्बाइड। उसका सूत्र क्या होता है आपको पता है, संयोजकता याद है, संयोजकता याद करवाए थे। तो एल्युमिनियम और क्या, कार्बन से कौन सा यौगिक बनेगा, कार्बन की संयोजकता 4 होता है, एल्युमिनियम का 3। तो इससे जो यौगिक बनेगा उसका सूत्र क्या होगा, Al4C3। इसको एल्युमिनियम कार्बाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो एल्युमिनियम कार्बाइड जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, जल में मिला देते हैं। किस में, जल में मिला देते हैं तो मीथेन बनता है। क्या बनता है, मीथेन। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कार्बनिक यौगिक में बस मेन प्रोडक्ट अगर आप लिख देते हैं तो साइड प्रोडक्ट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। जैसे यहाँ मीथेन लिख दिया, और भी कुछ बनेगा, एल्युमिनियम का भी बनेगा इधर यौगिक, तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ओके, चलेगा नहीं, दौड़ेगा।
कार्बनिक यौगिक की यही तो खासियत है। बस मेन प्रोडक्ट अगर आपको ध्यान में आए तो आपका रिएक्शन कभी भी गलत नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखिए, जैसे हमने देखा था कि कार्बन की संख्या किस में, एल्केन, एल्केन का मतलब संतृप्त कार्बन। तो एल्केन में क्या था, कार्बन की संख्या 1 से 4 तक होगा तो वो गैस होगा, 5 से 17 तक होगा तो वो द्रव होगा, और 18 से ज़्यादा होगा तो वो ठोस होगा। तो 18 से ज़्यादा जो होगा वो क्या होता है, एक हम लोग देखे थे C25H52 जो कि क्या है, मोम है। तो मोम क्या होगा, ठोस होगा। मोमबत्ती देखते हैं ना, ठोस रहता है। जैसे एक हम लोग इसको देखते हैं मीथेन, इसका निर्माण कैसे अभी देखे थे, एल्युमिनियम कार्बाइड की Al4C3, इसकी अभिक्रिया जल से कराए तो हमको मीथेन हुआ। मीथेन जो होता है 80% मीथेन किस में होता है, CNG में होता है। CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल चलता है ना CNG बस, तो CNG बस में कौन सा गैस रहता है ईंधन के रूप में, मीथेन। कितना परसेंट, 80%। ओके, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, और ये मोम का सूत्र है, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, जैसे मोम ही है, तो मोम को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो गर्म करने का मतलब इसका दहन जब कराते हैं, तो फर्स्ट अब हम लोग देखते हैं दहन को, हाइड्रोकार्बन के दहन। तो है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन, तो जो हाइड्रोकार्बन है इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो इसका जब दहन कराएंगे, दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो H और O2 मिलके H2O बनाता है, और C और O2 मिलके CO2 बनाता है। यानी एल्केन या एल्काइन जो भी हाइड्रोकार्बन है उसको जब हम लोग गर्म करते हैं या उसका दहन कराते हैं तो हमको H2O और CO2 प्राप्त होता है। तो कोयला या पेट्रोलियम हो या कोई भी क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो, इसके दहन से हमको H2O और CO2 प्राप्त होगा। तो जैसे मोम का ही दहन करवा लेते हैं, तो मोम का जब दहन कराएंगे यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया और गर्म करने का साइन डेल्टा, तो हमको क्या प्राप्त होगा, CO2 और H2O। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं थोड़ा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कोयला या पेट्रोलियम है, कोयला या पेट्रोलियम, तो जो कोयला या पेट्रोलियम है ना, ऐसा माना जाता है कि इसमें अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा का मतलब तनिक, थोड़ा मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फ़र होता है। तो जब हम इसका गर्म करते हैं तो CO2 और H2O तो बनता ही है, साथ में अल्प मात्रा में NO2 और SO2 भी बनता है। तो ये क्या होता है, हवा में ऊपर गैस में उड़ जाता है। तो जब वर्षा होती है तो NO2 की रिएक्शन क्या होती है, जल से होती है, वर्षा की बूंद से, तो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल बनता है, और SO2 क्या करता है, जल से रिएक्शन करके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यही दोनों अम्ल जब वर्षा के साथ गिरता है तो इस वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा में कौन कौन सा अम्ल होता है, तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है, जीवाश्म ईंधन का एक दहन जो होता है, ये भी क्या है, कारण है। क्यों, क्योंकि जीवाश्म ईंधन यानी कोयला और पेट्रोलियम में अल्प मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। जब इसका दहन होता है तो NO2 और SO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों बनते हैं, जो बारिश के बूंदों यानी जल से अभिक्रिया करके ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। तो ये क्या होता है, प्रदूषण का एक कारण होता है, प्रदूषण का एक कारण। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं थोड़ा थ्योरी है, तो इस क्लास को 2-3 बार देख लीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा एरोमेटिक कंपाउंड को, एरोमेटिक यौगिक भी बता रखे हैं उस वीडियो में, फिर भी बता देते हैं। देखो, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन,
इस तीनों को तो हम लोग एलिफैटिक बोलते हैं, एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एल्केन को संतृप्त और एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। पर एक यौगिक होता है जिसका सूत्र होता है C6H6। इसका जो संरचना होता है वो इस तरह से होता है, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एगो पे है तो एगो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से होता है। कार्बन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6, ये इसकी संरचना होती है। सूत्र क्या मतलब सूत्र क्या है? C6H6 और नाम क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन जो होता है, या इसी को कैसे लिख सकते हैं? एक कार्बन 2 3 4 5 6, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, इस तरह बना देंगे। और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो ये भी क्या है? उसी का सूत्र ही है ना, यानी उसी की संरचना है। या इसी को ऐसे बना देता है और बीच में एक गोल बना देता है। तो ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करता है? बेंजीन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो बेंजीन का ही ये क्या है? अलग अलग रूप है, यानी बेंजीन को ही हम लोग क्या किए? बनाए हैं इसको। तो बेंजीन हो या फिर क्या हो? नेफ्थलीन हो, नेफ्थलीन हो, या नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का मतलब देखो, बेंजीन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल। तो बेंजीन के ऊपर जब नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है यानी NO2, तो इसको नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। जब बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाता है? Cl, क्लोरीन जुड़ जाता है, तो इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, और ये क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो जितने भी बेंजीन या बेंजीन से बने यौगिक होते हैं उस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। नेफ्थलीन भी बेंजीन के ही यौगिक होते हैं, है ना। अब देखिए ये बनते कैसे हैं? जैसे नाइट्रोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन कैसे बनते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो बेंजीन जो होगा वो होगा एरोमेटिक यौगिक, और बेंजीन से बना जो यौगिक होगा वो भी क्या होगा? एरोमेटिक यौगिक। तो अगर हम बेंजीन की अभिक्रिया, जो हमारा बेंजीन है, देख लीजिए ये बेंजीन है। बेंजीन की अभिक्रिया अगर हम लोग क्या करते हैं? HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल से करते हैं। कब? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन बनता है। नाइट्रो में क्या होता है? NO2 जुड़ जाता है ऊपर में, तो क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन बनता है। वहीं अगर हम क्या करते हैं? बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से करते हैं लोहा की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो नाइट्रोबेंजीन हो या क्लोरोबेंजीन, ये भी क्या होंगे? एरोमेटिक यौगिक ही होंगे। तो एरोमेटिक यौगिक को भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं हाइलोजनीकरण। हाइलोजनीकरण, अब देखिए हाइलोजनीकरण क्या होता है। हाइलोजन पहले समझिए। हाइलोजन, तो हाइलोजन को हम लोग X से सूचित करते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है ना। इसी को हैलाइड भी बोला जाता है, हैलाइड। तो हैलाइड यानी X जो है इसको हाइलोजन या हैलाइड बोला जाता है। यानी इसको क्या बोलेंगे? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये सब क्या होते हैं? हाइलोजन होते हैं। जब क्या होता है? हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? क्लोरीन जोड़ते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है? हाइलोजनीकरण बोला जाता है। अब कैसे जोड़ते हैं? जैसे हम एक बार ले लिए मीथेन, अब इसमें क्लोरीन एक बार जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन चला जाएगा। देखो CH4 है, तो इसमें क्या हाइड्रोजन है? 4 गो है। एक हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, तो CH3 और Cl बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग इसी में क्लोरीन जोड़ेंगे, तो 3 गो था और एक क्या है? क्लोरीन है। तो एक हाइड्रोजन फिर चला जाएगा और एक क्लोरीन फिर आ जाएगा, यानी CH2 और Cl2 बन जाएगा। तो इसी तरह से ये बनता है, यानी हाइड्रोजन हटता है, क्लोरीन जुड़ता है, यानी हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन जुड़ रहा है। तो हाइलोजनीकरण एक तरह का विस्थापन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है।
तो ये क्या होता है, एक तरह का विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो क्या होता है, CH3Cl बनता है और हमारा H2 निकल जाता है। फिर CH3Cl की अभिक्रिया फिर Cl2 से करेंगे तो एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा CH2 और एक क्लोरीन बढ़ जाएगा। फिर हाइड्रोजन हमारा क्या बाहर निकल गया। अब जो हमारा CH2Cl2 है इसमें क्या करेंगे, और क्लोरीन जोड़ देंगे तो और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यानी CH और क्लोरीन बढ़ जाएगा 3 और क्या हो जाएगा। अब इसी तरह जैसे Cl से कराए तो Cl बन रहा है, अगर F2 से कराते तो F2 बनता। तो यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, तो CHCl3 को हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। यहीं अगर CHF3 है तो फ्लोरोफॉर्म, CHBr3 है तो ब्रोमोफॉर्म। क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। CHI3 है तो आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा, तो CHCl3। तो ये हो गया हमारा हैलोजनीकरण, यानी हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हैलोजनीकरण कहलाता है। हैलोजन क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजनीकरण एक तरह का विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं योगशील अभिक्रिया। योगशील अभिक्रिया पूछता है, योगशील अभिक्रिया कौन दर्शाता है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। असंतृप्त में कौन कौन आता है, एल्कीन और एल्काइन। तो पूछेगा क्या एल्केन योगशील अभिक्रिया दर्शाएगा, तो आंसर है नहीं। योगशील अभिक्रिया कौन दर्शाएगा, एल्कीन और एल्काइन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होंगे वही योगशील अभिक्रिया दर्शाएंगे। अब योगशील अभिक्रिया में होता क्या है, योग का मतलब जुड़ना, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और जो हमारा एल्कीन है इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। और जो हमारा एल्काइन है, एल्काइन, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पहले एल्काइन से एल्कीन बनेगा और एल्कीन में जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, हमारा एल्केन बन जाएगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन से एल्केन बनाते हैं तो हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए क्या होता है, पीडी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी एल्कीन से एल्केन बन रहा है तो पीडी यानी लेड उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। और जब हम लोग एल्काइन से एल्कीन बनाते हैं तो यहाँ पर Ni यानी निकेल उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो जैसे एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, CH3, जैसे एक उदाहरण लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इससे अगर हमको क्या प्राप्त करना होगा, 2 कार्बन का क्या, मीथेन, तो CH3CH2। तो ये डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, एल्कीन से एल्केन बनाएंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ने के लिए पीडी उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी इस तरह से। और यहीं पर अगर रहता CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये क्या है, एल्काइन है, इसमें हाइड्रोजन को जोड़ेंगे किसकी मदद से, Ni यानी निकेल की मदद से, तो डबल बॉन्डेड बनेगा, डबल बॉन्डेड यानी एल्कीन। और फिर एल्कीन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे किसकी मदद से, पीडी यानी लेड की मदद से, तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, है ना। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाती है, योगशील अभिक्रिया कहलाती है। योगशील अभिक्रिया कौन दर्शाते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन या एल्कीन। इसमें किसका योग होता है, तो हाइड्रोजन का योग होता है। अब देखो एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन ये क्या है, असंतृप्त यौगिक हैं, असंतृप्त यौगिक। अब मान लीजिए हमको कोई यौगिक दे दिया, ठीक है ना, और एल्केन हमारा क्या होता है, संतृप्त यौगिक होता है, संतृप्त। तो मान लीजिए कि हमको कोई यौगिक दे दिया
और इस यौगिक के बारे में हमको पूछ रहा है कि असंतृप्त है कि नहीं, यानी असंतृप्तता की जांच कैसे करेंगे। असंतृप्तता, इसकी हम लोग जांच कैसे करेंगे, जांच यानी टेस्ट कैसे करेंगे कि असंतृप्त है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन को हम लोग जल में मिला देते हैं, ब्रोमीन का जलीय विलयन लेते हैं, जल में मिला देते हैं, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 में मिला देते हैं। तो ये विलयन हमारा किस रंग का होता है, पीला रंग का, यानी पीली विलयन बन जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन को जल या कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिला देते हैं तो पीला विलयन बनता है। अब ये जो हमारा पीला विलयन है, पीला विलयन, इसमें हम लोग एल्केन को जब डालेंगे तो पीला ही रहेगा, लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन या एल्काइन को डाल देते हैं तो इसका जो रंग है वो हट जाता है, यानी ये रंगहीन हो जाता है। तो इसका रंगहीन होना बताता है कि जो यौगिक इसमें हम डाले हैं वो क्या है, असंतृप्त यौगिक है, यानी असंतृप्तता की जांच हो जाती है। तो अगर रंगहीन हुआ तो कहेंगे असंतृप्त यौगिक है, अगर रंगहीन नहीं हुआ तो असंतृप्त यौगिक नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, असंतृप्तता की जांच करते हैं। तो ये भी एक हमारा टॉपिक था, छोटा छोटा सा बहुत सारा टॉपिक है। अब एक आपको ध्यान में रखना है कि इसको वेल्डिंग को, वेल्डिंग आप लोग देखे ही होंगे, लोहा में क्या करता है, लोहे के सामान को जोड़ता है, उसी को वेल्डिंग बोलते हैं। तो वेल्डिंग में C2H2 और O2, C2H2 क्या है, देखिए 2 C है 2 H है, यानी CS ट्रिपल बॉन्ड CS। तो 2 को क्या बोलते हैं, इथ, और क्या है आइन, तो ये क्या है इथ आइन, इथाइन, या इसी को, ये तो हो गया इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम, या इसका सामान्य या साधारण नाम एसिटिलीन भी होता है, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ मिलाकर इसी से हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग में क्या होता है, C2H2 और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस। तो यही जब निकलता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, जो लोहा होता है उसको जोड़ते हैं। तो वेल्डिंग में क्या ध्यान में रखना है आपको, C2H2 और ऑक्सीजन, यानी एसिटिलीन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसको हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है किसमें, वेल्डिंग में, इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अब जो हमको पढ़ना है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। तो अब हमको पढ़ना है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल के बारे में आप क्या जानते हैं, देखिए अल्कोहल का निर्माण का विधि पहले हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा अल्कोहल है, जैसे ये हमारा CH3 है और इसमें क्या क्लोरीन अगर हम जोड़ देते हैं तो CH3 हमारा क्या मिथाइल हो जाता है। देखो CH4 हमारा क्या था, मीथेन था, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो ये हमारा क्या हो गया, CH3 और एक बॉन्ड फ्री, तो ये मिथाइल हो गया। तो इसका नाम क्या है, मिथाइल, मिथाइल। और क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो ये हमारा हिंदी में ही लिख देते हैं, तो क्या होगा मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड। तो जब हम लोग मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमारा क्या मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। बाकी और भी पदार्थ बनते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो खासियत है, मेन प्रोडक्ट आप लिख देंगे तो नंबर दे देता है। अब जैसे मेथिल क्लोराइड था, अगर हम लोग एथिल क्लोराइड ले लेंगे तो एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर NaOH से कराएंगे तो एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2OH। ठीक है, जैसे हम लोग प्रोपिल क्लोराइड ले लेंगे तो हमारा क्या
प्रोपिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2CH2OH। तो इस तरह हमने क्या देखा, मेथिल, एथिल या प्रोपिल यानी एल्काइल और क्या हाइलाइड, हाइलाइड का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड जो भी है, यहाँ क्लोराइड हम लोग लिए। इसकी अभिक्रिया जब हम लोग NaOH से कराते हैं तो हमको अल्कोहल यानी ये प्राप्त हो जाता है। तो फर्स्ट हम लोग इसके निर्माण की विधि में इसको देखें, पहला कि एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। अब इसको बनाने की एक व्यापारिक विधि भी है। व्यापारिक विधि क्या है, एक विधि क्या है उसको देखिए, व्यापारिक विधि। देखिए व्यापारिक विधि क्या है। व्यापारिक विधि में जो हमारा चीनी है इसको क्या करते हैं, पानी में मिला देते हैं और ईस्ट जब इसमें क्या करता है, किण्वन करता है। व्यापारिक विधि में किण्वन विधि से बनाया जाता है। किण्वन में कौन सा सूक्ष्म जीव काम में आता है, तो ईस्ट। ईस्ट एक कवक होता है, एक कोशिकीय कवक। ये तो बायोलॉजी का टॉपिक है। तो पहला हम लोग इसको देख लिया। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं कि इसको व्यापारिक विधि को। व्यापारिक विधि में हम लोग किण्वन से बनाते हैं। तो चीनी और पानी को मिला देते हैं तो ईस्ट क्या करता है, किण्वन करके इसको ग्लूकोज बना देता है और फिर ग्लूकोज को किण्वन करके क्या कर देता है, एथिल अल्कोहल बना देता है, एथिल अल्कोहल। तो क्या बना देता है, एथिल अल्कोहल बना देता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ईस्ट। ईस्ट क्या करेगा, तो चीनी का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, C12H22O11। ये चीनी का सूत्र है और पानी की रिएक्शन से क्या करता है, ईस्ट किण्वन करके ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। और फिर ईस्ट क्या करता है, अगेन क्या ग्लूकोज का भी किण्वन कर देता है और एथिल अल्कोहल बनता है, यानी CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल, या इसी को इथेनॉल भी बोलते हैं। तो व्यापारिक विधि में किण्वन प्रक्रिया द्वारा इस तरह से क्या बनते हैं, अल्कोहल हमारे बनते हैं। अब जैसे एक है कार्बन मोनोऑक्साइड की, जब हम लोग किससे, हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा मेथिल अल्कोहल बन जाता है, मेथिल अल्कोहल। तो ये है हमारा क्या, एथिल अल्कोहल, और ये हमारा क्या है, मेथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ये हमारा तीसरा विधि हो जाएगा। एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं, चीनी और जल को मिला देते हैं तो उसका किण्वन ईस्ट करके ग्लूकोज बनाता है, फिर ग्लूकोज का किण्वन करके एथिल अल्कोहल बनाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करती है तो मेथिल अल्कोहल बनता है, मेथिल अल्कोहल। अब हमारा मेथिल अल्कोहल जो होता है ना, ये बहुत ही विषैला होता है, विषैला। ये क्या होता है, विषैली होती है, ये विषैली होती है। और एथिल अल्कोहल जो है ये हमारा पीने लायक होता है, जिसको कि पीकर हम लोग मस्ती भी करते हैं। शराब, जो आप लोग दारू बोलते हैं शराब, वो क्या है, वास्तव में एथिल अल्कोहल ही होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शराब ही बनता है, बहुत कुछ इससे बनते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल से क्या क्या बनता है, एक तो आपको बता ही दिए, नशीली शराब जो हम लोग पीते हैं, नशीली शराब। दूसरा सिरप जो हम लोग पीते हैं, सिरप गल्फा ड्रिल वगैरह जो पीते हैं सर्दियों में, वो किससे बनता है, इसी से बनता है, एथिल अल्कोहल से ही। तीसरा टिंचर आयोडीन जो बनाया जाता है, जिसको बीटाडीन आप लोग बोलते हैं, घावर में नहीं लगाते, वो किससे बनता है, इसी से, एथिल अल्कोहल से ही। उसमें क्या करते हैं, आयोडीन में एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, आयोडीन में एथिल अल्कोहल मिला दिए तो यही हमारा हो गया टिंचर आयोडीन, जो कि एथिल अल्कोहल से बनाए जाएंगे। और मेथिल अल्कोहल से क्या बनाए जाएंगे, चूँकि ये विषैला होता है तो जहर बनाया जा सकता है, और क्या बन सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। तो हमने इसके जो भी निर्माण था उसको देख लिया, एथिल अल्कोहल के निर्माण को हमने देख लिया। निर्माण में हम क्या क्या देखें, देखो बार बार रिवाइज करा रहे हैं आपको, 2-3 बार देख लेना, यही टॉपिक थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। तो इसके निर्माण में हम लोग क्या देखें, पहला देखें कि जो हमारा एल्किल हाइलाइड है या क्लोराइड ही ले लेते हैं, एल्किल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमारा
अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, पहला हम लोग ये देखें। उसके बाद हम व्यापारिक विधि देखें। तो व्यापारिक विधि में क्या देखें कि व्यापारिक विधि में अल्कोहल का निर्माण किण्वन प्रक्रिया से होता है। अब किसका किण्वन होता है और किण्वन कौन कराता है? तो ईस्ट कराता है। ईस्ट किण्वन कराता है। होता किसका है? तो चीनी और पानी ले लेते हैं और इसके मिश्रण का जब हम लोग किण्वन कराते हैं तो इससे बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज का जब किण्वन कराते हैं, किण्वन, ग्लूकोज का जब किण्वन ईस्ट द्वारा कराते हैं तो हमारा एथिल अल्कोहल बन जाता है। सूत्र लिख देते हैं, आसान होता है इंग्लिश लिखना। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखें क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जब H2 से रिएक्शन होता है तो मेथिल अल्कोहल बनता है। यह विषैली होती है, तो इसको पीजिएगा तो मौत हो जाएगी। मेथिल अल्कोहल का हम लोग उपयोग भी देख लिए सिरप बनाने में, टिंचर आयोडीन बनाने में, टिंचर आयोडीन बनाने में, और जो भी हमारा शराब है, शराबी हूँ, जो हमारा शराब है वो बनाने में इसका क्या होता है? उपयोग होता है। अब हम अल्कोहल के अभिक्रियाओं को देखते हैं कि अल्कोहल अभिक्रिया करता है तो क्या सब बनता है। तो अल्कोहल जब अभिक्रिया करता है तो क्या सब बनता है? तो पहला है अल्कोहल का किससे अभिक्रिया। अब अल्कोहल में हम लोग एक ही अल्कोहल लेकर चलेंगे। अब कौन सा अल्कोहल? तो एथिल अल्कोहल। मेथिल लेकर चलेंगे तो शराब बन जाएगा, सॉरी विषैला शराब बन जाएगा, पीकर घोलट जाएंगे। तो इसके अभिक्रियाओं को अगर हम लोग देखते हैं तो अब हम लोग एथिल में कौन सा अल्कोहल लेकर चल रहे हैं? एथिल अल्कोहल, या इसी को इथेनॉल भी बोलते हैं। आपको पता है, नाम लिखाना सिखा दिए। तो जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया पहला सोडियम से कराते हैं तो क्या ध्यान में रखना है? हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या ध्यान में रखना है? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस बनता है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो इसके सामने कोई जलती वस्तु ले जाएंगे, जलती वस्तु यानी जलता हुआ कुछ भी ले जाएंगे तो पॉप ध्वनि, लॉलीपॉप नहीं, वो वाला नहीं, पॉप ध्वनि का मतलब पट पट करके जो आवाज़ होता है। तो हाइड्रोजन गैस जब आता है किसी जलती वस्तु के सामने तो पॉप ध्वनि के साथ जलता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल में सोडियम डालते हैं तो उससे जो गैस निकलता है उस गैस को अगर हम जलती वस्तु के सामने ले जाते हैं तो वो पॉप ध्वनि देता है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा एथिल अल्कोहल है उसकी अभिक्रिया सोडियम से कराने पर हाइड्रोजन गैस बनता है। अब अगर हाइड्रोजन गैस आपको पता है ये बनता है तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे तो क्या बचेगा? CH3 CH2ONA, CH3 CH2ONA। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लवण के रूप में हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूछता है कि एथिल अल्कोहल या कोई भी अल्कोहल की सोडियम से अभिक्रिया करने से कौन सा गैस बनता है। तो फर्स्ट रिएक्शन यही था। सेकेंड जो हमारा रिएक्शन है वो है HBr के साथ। तो फिर हम एथिल अल्कोहल लेते हैं और इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? HBr से। तो इस तरह का जब अभिक्रिया होगा और इधर OH होगा, इधर H से शुरू होगा तो H2O को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए OH और H, OH और H, तो H2 हो गया और O एक हो गया। तो इससे हमारा क्या बाहर आ जाएगा? H2O। अब जो बाहर आ गया बाकी जो भी है उसको मिला दीजिए। तो CH3 CH2 और बाकी इधर क्या है? Br। तो ये हमारा लवण बन जाता है और जल बन जाता है। तो जब HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? एल्काइल ब्रोमाइड। एल्काइल का मतलब ये क्या है? इथाइल है, इथाइल यानी एल्काइल, अब ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। तो हमारा क्या बन जाता है? इथाइल ब्रोमाइड बन जाता है और जल बन जाता है। तो सेकेंड रिएक्शन ये हो गया अल्कोहल का। थर्ड रिएक्शन हम लोग देखते हैं H2SO4 के साथ। तो एथिल अल्कोहल जो है हमारा, इसको जब हम लोग क्या करते हैं H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो हमारा जो बनता है डाएथिल ईथर बन जाता है। डाएथिल ईथर का मतलब दोनों तरफ एथिल दे दीजिए और ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, तो बीच में ऑक्सीजन। तो ये क्या है?
एथिल ईथर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा क्या है जो हमारा एथिल अल्कोहल है उसको H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो डाएथिल ईथर बन जाएगा। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है और जो कि बेस है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो क्या है कि अल्कोहल जो है हमारा, अल्कोहल जो अल्कोहल है इससे हमारा इसका जब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण का मतलब, ऑक्सीकरण हम आपको समझाते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब हमारा जो अल्कोहल है, अल्कोहल, इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो उससे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होगा तो उससे क्या बनता है हमारा एसिटिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, हिंदियों में लिख देते हैं। तो जो हमारा अल्कोहल होता है, अल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो इसका ऑक्सीकरण कैसे होता है, तो इसके लिए KMNO4 लेते हैं हम लोग और को अम्ल का हाइड्रोजन लेते हैं तो यानी H+, तो क्या लेंगे KMNO4 और अम्ल का हाइड्रोजन। तो इस तरह से क्या होगी, अभिक्रिया होगी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमको अल्कोहल से क्या करना होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना होगा, तो अल्कोहल का क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण, तो उससे हमारा एल्डिहाइड बनेगा, देन एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण में इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, देख लीजिए, कोई सा भी अल्कोहल आप ले लीजिए, जैसे हम लोग जो अल्कोहल ले रहे हैं वो क्या है, एथिल अल्कोहल। तो जैसे एथिल अल्कोहल हमने ले लिया CH2OH, तो एथिल अल्कोहल का जब क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा KMNO4 और H+ की उपस्थिति में तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। और देन एल्डिहाइड का जब क्या होगा, KMNO4, इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा यानी CH3COOH। ये क्या होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, इसका साधारण नाम है। और वैसे उसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इंग्लिश से लिखा जाता है, कोई बात नहीं, इतना मैनेज कर लीजिए। तो एसिटिक अम्ल, और 6 से 8% जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिरका। और सिरका का उपयोग कहाँ होता है, अचार परिरक्षण के रूप में, यानी अचार की परिरक्षा करने के लिए हम लोग सिरका, या सिरका को विनेगर भी बोला जाता है, उसका उपयोग करते हैं। बार बार बता रखे हैं आपको, है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की एक विधि भी हो जाएगी और ऑक्सीकरण इसकी एक अभिक्रिया के रूप में भी हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं किसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल को। तो हम लोग देखते हैं किसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आइए समझते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि क्या हो जाएगी, वही एथिल अल्कोहल या कोई भी अल्कोहल हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, जब ऑक्सीकरण कराएंगे KMNO4 और H+ की उपस्थिति में तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा यानी CH3CHO, 2 कार्बन का। और फिर जब हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमको लास्ट में क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, एसिटिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के मतलब निर्माण को देख लिए। अब इसके बारे में क्या है बताइए, ये प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल, ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल में आपको बस तीनों को ध्यान में रखना है, कौन कौन, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और HCl, ये तीनों क्या होता है, प्रबल। बाकी जो भी मिले आपको दुर्बल लेकर चलना है। अब हम लोग इसके अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, अम्ल है, तो अम्ल, भस्म और लवण से हम लोग क्या देखें, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया अगर NaOH से होगी तो ये क्या है, भस्म है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर भस्म से होगी तो क्या होगा, लवण और जल बनेगा, और लवण और जल बनता है तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी बोलते हैं। ये तो आपको बता रखे हैं, उदासीनीकरण।
तो पहला हम लोग देखते हैं इसकी अभिक्रिया में NaOH के साथ। तो NaOH के साथ क्या होगा जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जैसे CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल की NaOH से, तो क्या बनेगा लवण और जल। तो लवण में क्या बनाएंगे, जल बना लीजिए पहले, H और OH बाहर हो जाएगा तो H2O, बाकी जो बच गया जोड़ दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक CH3COO और Na, CH3COO और Na, इसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं। तो ये बन जाएगा लवण और जल बन जाएगा। अब यहीं पर क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया NaHCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो बस वही लवण और जल तो बनेगा ही, साथ में CO2 गैस बन जाएगा। तो जैसे CH3COOH है तो इसकी अभिक्रिया NaHCO3 से कराइए या Na2CO3 से कराइए, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, लवण और जल तो बनेगा ही। अब जल पहले बना दीजिए H2O ख़त्म हो जाएगा तो वही सोडियम एसीटेट भी बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा और जल बन जाएगा। और साथ में कौन सा गैस निकलेगा, CO2 का जांच कैसे करेंगे, इसको अगर हम क्या करेंगे, चूने के पानी, जैसे पानी चूना मिला दिए और फिर क्या करेंगे, पानी को पसा लेंगे, तो वो चूने का पानी होगा, उसमें अगर CO2 गैस जाता है तो उसको दुधिया कर देता है। तो इससे पता चलता है कि जो गैस था वो क्या CO2 ही था, अगर दुधिया कर दिया तब, नहीं किया तो CO2 नहीं था। तो इसको भी हम लोग देख लिए। ये सब तो अम्ल भस्म और लवण से ही क्लियर था। अब आता है इसका इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एस्टरीकरण। एस्टरीकरण आपको बताए, एस्टर आपको बताए थे ना, एस्टर क्या है, क्रियात्मक समूह है COOR, R का मतलब एल्काइल, तो इधर भी R होगा और इधर भी R होगा। तो ये क्या कहलाता है, COO ग्रुप एस्टर कहलाता है। तो एस्टर बनाने की प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाता है। किससे बनता है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टर बनाने की जो प्रक्रिया है वो एस्टरीकरण कहलाता है। अब कैसे बनता है, तो जो हमारा अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया हम लोग अल्कोहल से कराते हैं, अल्कोहल से, तो हमारा एस्टर बन जाता है। हमारा क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। और यही प्रक्रिया हमारा एस्टरीकरण कहलाता है। तो जैसे पहला लेते हैं CH3COOH और अल्कोहल ले लेते हैं CH3CH2OH, इसके बीच अभिक्रिया होगा तो एस्टर कैसे बनेगा देखिए। तो आपको क्या करना है, OH और H को हटा देना है। तो OH और H को हटा देंगे तो H2O हमारा बाहर आ जाएगा। अब बाकी जो भी बचा उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए पलटा करके। तो इधर क्या बच जाएगा, OH इधर से हटाएंगे तो CH3CO, और इधर क्या बच जाएगा, O उल्टा आइए CH2CH3। तो इसी को सीधे करके हम लोग लिख लेंगे। तो CH3COO CH2CH3, तो ये बन जाएगा। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, एस्टर है। अब इसमें उत्प्रेरक के रूप में हम लोग किसको लेते हैं उसको भी ध्यान में रखना है थोड़ा। तो उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर भी हम लोग लेते हैं सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को ही। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हम ले लेते हैं। अगला ले लेते हैं CH3CH2COOH, एक हम लोग एसिड ले लिए और एक हम लोग ले लिए अल्कोहल। अब इससे क्या करेंगे, सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो एस्टर कैसे बनाएंगे, अब देखिए जल को नहीं भी लिखेंगे तो साइड प्रोडक्ट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मेन एस्टर को हमको लिखना है। तो एस्टर को लिखेंगे तो OH और H को हटा देंगे, बाकी क्या बच जाएगा, CH3 CH2CO और O CH3। तो क्या हो जाएगा CH3 CH2COO CH3। तो ये हमारा एस्टर हो जाएगा। तो इस तरह से एस्टरीकरण को भी हमने समझ लिया। अब हमारा जो टॉपिक आता है, अब देखिए अगर पूछेगा एस्टर को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो ये बना किससे है, अल्कोहल और
कार्बोक्सिलिक अम्ल से, तो इसको तोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या बनेगा, एल्कोहल ही बनेगा, एल्कोहल। अब तोड़ते किसके उपस्थिति में है, तो NaOH और H+ की उपस्थिति में तोड़ते हैं। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, जो कि हमारा क्या है, साबुन और अपमार्जक। अब हम लोग देखते हैं साबुन और अपमार्जक को। साबुन और अपमार्जक, साबुन तो आप लोग जानते ही हैं, अपमार्जक आप लोग जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अपमार्जक से शैम्पू और जो सर्फ होता है वो बनता है, शैम्पू और जो सर्फ होता है हमारा, सर्फ एक्सेल 10 रुपये वाला, वो बनता है, ठीक है। तो साबुन और अपमार्जक के बारे में क्या ध्यान रखना है, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, COOH, और इसी में जब हम लोग क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला जोड़ देते हैं, यानी लंबी श्रृंखला वाला क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, इसका सोडियम या पोटासियम लवण, इसका सोडियम या पोटासियम लवण क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। और इसका अमोनियम या सल्फेट लवण क्या कहलाता है, अपमार्जक कहलाता है। तो क्लियर हुआ। तो यहीं पर हाइड्रोजन को हटाकर अगर लगा दिए क्या, सोडियम, तो ये साबुन हो गया, या फिर इसी को हटाकर लगा दिए क्या, के यानी पोटासियम, तो साबुन हो गया। यहीं पर अगर NH4 लगा दिए अमोनियम, तो ये अपमार्जक हो गया। और यहीं पर क्या लगा दिए, SO4 यानी सल्फेट, तो भी ये क्या हो गया, अपमार्जक हो गया। अब लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को उच्च वसीय अम्ल भी बोलते हैं, उच्च वसीय अम्ल भी बोला जाता है, उच्च वसीय अम्ल। अब ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है लंबी श्रृंखला वाला, उसका ये वाला जो भाग है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का भाग है, हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन होता है सब जगह और बाकी हाइड्रोजन है ही, तो ये हाइड्रोकार्बन भाग हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, यहाँ पर जो भाग बच जाता है, इसको हम लोग शीर्ष भाग बोलते हैं। कौन सा भाग, शीर्ष भाग, या इसी को आयनिक भाग भी बोला जाता है, आयनिक भाग। तो इतना न घस दिए कि आप वीडियो छोड़कर कहते हैं कि भाग भाग। अब देखिए ये क्या हो गया, लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, या इसी को उच्च वसीय अम्ल बोलेंगे। इसका सोडियम लवण यानी H को हटा कर दिए सोडियम, इसका पोटासियम लवण यानी H को हटा कर दिए के, इसका अमोनियम लवण यानी H को हटा कर क्या दिए NH4, और इसका सल्फेट लवण यानी H को हटा कर दिए SO4। तो इसका सोडियम और पोटासियम लवण क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। और इसका अमोनियम या सल्फेट लवण क्या कहलाता है, अपमार्जक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपमार्जक। तो अपमार्जक और साबुन में पहला अंतर क्या हुआ कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटासियम लवण होता है, जबकि अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम या सल्फेट लवण होता है। तो पहला अंतर ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसके दो भाग हो गए, ये हो गया हाइड्रोकार्बन वाला भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग, और ये हो गया शीर्ष भाग। इस भाग को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, इसको शीर्ष भाग, और अगर ये शीर्ष भाग हो गया तो इसको पूंछ भी हम लोग कह सकते हैं, पुछड़ी। तो पूंछ भाग या आयनित भाग, इसको आयनिक भाग भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ये हम बना दिए नूनू, अब मान लो ये मुँह, तो ये आयनिक भाग हो गया या शीर्ष भाग हो गया, और ये पूंछ वाला भाग हो गया यानी हाइड्रोकार्बन वाला भाग। तो आप पानी किससे पिएंगे, मुँह से, यानी ये जल रागी होता है, यानी ये हमेशा ही जल के साइड होता है। और बाकी पुछड़ी जो है ये जल विरागी होता है, यानी जल से अलग होता है, जल विरागी होता है और तेल के साइड होता है, तेल के साइड। तो ये तेल के साइड, और जो हमारा मैल होता है गंदगी, वो मुख्य रूप से तैलीय होता है, यानी ये गंदगी के साइड जाना पसंद करेगा, और ये जल से प्यार करेगा, यानी जल के साइड जाना पसंद करेगा। तो
तो इसका ये जो भाग है आयनिक भाग या शीर्ष भाग, ये क्या होगा, जल के साइड रहना पसंद करेगा। और ये जो भाग है जल क्या विरागी भाग या हाइड्रोकार्बन वाला भाग या पुछरी, ये क्या करेगा, जल से दूर रहना पसंद करेगा। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग साबुन से सफाई करते हैं ना, जब हम लोग साबुन से सफाई करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये गंदगी है, गंदगी का मतलब क्या बताएं, तेल की बूंद या तेलिया पदार्थ। तो जब गंदगी होता है तो इसको फूल बना लेते हैं पहले ऐसे करके, और इधर क्या होगा, शीर्ष भाग होगा इसका। तो हाइड्रोकार्बन का पूंछ वाला भाग जो होता है वो क्या हम बोले, जल विरागी होता है, यानी जल से दूर भागता है। जबकि तेल के लिए वो क्या होता है, तेल के साइड में होता है, यानी और गंदगी हमारा तेलिया पदार्थ है। तो जो ये पूंछ वाला भाग है वो गंदगी को अच्छे से पकड़ लेता है, और शीर्ष वाला भाग जो है या आयनिक भाग जो है ये जल के साइड रहता है। तो इसको जलरागी भाग भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये जल के साइड रहता है, और इस तरह से जो गुच्छा बनता है, गुच्छा का निर्माण होता है, उसको हम लोग मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल्स। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि साबुन में मिसेल्स का क्या मतलब। तो साबुन जो होता है वो उच्च वसीय अम्ल का सोडियम या पोटासियम लवण होता है, या कहें कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटासियम लवण होता है, जिसका पूंछ वाला हिस्सा क्या करता है, जो हमारी गंदगी होती है या जो तेलीय पदार्थ होता है उसको जकड़ लेता है, यानी गंदगी को पकड़ लेता है, और इस तरह से एक गुच्छा का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। तो मिसेल का निर्माण किस में होता है, साबुन यानी पोटासियम या सोडियम लवण में। मिसेल का निर्माण अपमार्जक में नहीं होता है। अब हम लोग एक चीज़ को समझते हैं, कठोर जल क्या होता है। कठोर जल, देखो जल दो तरह का होता है, एक मृदु जल, एक कठोर जल। कठोर जल का मतलब हमको समझना है कि जिसमें मैग्नीशियम या और किसके, कैल्शियम के लवण होते हैं। ऐसा जल जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। तो कठोर जल जो होते हैं ना, उसमें हम लोग साबुन को डालेंगे तो साबुन और इसको कठोरे बना देता है, यानी उसमें मिसेल का निर्माण प्रभावित हो जाता है। और मिसेल ही नहीं बनेगा तो क्या गंदगी बाहर नहीं आएगी, तो क्या होगा, गंदगी बाहर नहीं आएगा। तो मिसेल का निर्माण कठोर जल में नहीं होता है, कब, साबुन में। और इसमें तो मिसेल बनता ही नहीं है। तो साबुन जो होता है वो क्या करता है, कठोर जल की कठोरता को और बढ़ा देता है, कठोरता बढ़ा देता है। अब वही तो इसीलिए क्या करते हैं, साबुन का काम उसमें कठोर जल में अगर हमको कुछ भी करना होता है तो साबुन से नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पर हम लोग अपमार्जक का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो अपमार्जक बनता ही नहीं। तो अपमार्जक इसीलिए बना जो कठोर जल में हम धुलाई, जो कपड़ों को धोते हैं वो सब कर सकें। क्यों, क्योंकि ये कठोरता को कम करता है, कौन, अपमार्जक। ठीक है, तो अब इसी तरह से हमको अगर पूछ दे कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, तो उसको देख लीजिए कैसे लिखना है। मिसेल के लिए हम बता दिए, बना दीजिएगा और उस तरह फिगर बना दीजिएगा। तो पहला अंतर क्या हो जाएगा, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटासियम लवण होता है, सोडियम या पोटासियम लवण होता है। और ये क्या होगा, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम या सल्फेट लवण होता है।
अमोनियम या सल्फेट लवण होता है। नेक्स्ट, यह इसमें मिसेल बनता है। मिसेल आपको समझा दिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें मिसेल्स बनता है, इसमें मिसेल्स बनता है। अपमार्जक में ऐसा नहीं है। इसमें मिसेल्स बनता तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, वो जो कठोर जल है उसमें कपड़ों की सफाई नहीं कर पाते, तो इसीलिए इसमें मिसेल्स नहीं बनता है, तो कपड़ों की सफाई हम लोग कर लेते हैं, तो मिसेल्स नहीं बनता है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग अंतर क्या देखते हैं कि यह जल की कठोरता बढ़ा देता है। तो कठोर जल में साबुन से हम लोग सफाई नहीं कर पाते हैं, तो जल की कठोरता बढ़ाता है कौन, साबुन। जबकि हमारा अपमार्जक है जो, वो जल की कठोरता घटाता है या कम करता है, कम करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये कठोर जल जो है, कठोर जल, उसमें साबुन अप्रभावी हो जाता है, अप्रभावी होता है। तो कठोर जल में साबुन अप्रभावी होता है, जबकि उसमें प्रभावी हो जाता है, ये प्रभावी होता है। आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा, प्रभावी होता है। ठीक है ना। तो साबुन और अपमार्जक में बेसिक अंतर ये हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा कार्बन तथा उसके यौगिक जो अध्याय है उसका क्या पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।